नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे राग देस की। खमाज ठाट के अंतर्गत आने वाले इस खूबसूरत राग के परिचय को आपको बताया हमने इससे पहले के सत्र में, और इस राग को आप देखिए उसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग है, आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद और गांधार शुद्ध का प्रयोग है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें कोमल गांधार का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम। दोनों ऋषभ के बीच में जो है उसके संगति में गांधार को प्रयोग किया जाता है, कोमल गांधार को। तो एक बहुत खूबसूरत स्वरूप जो है उसको ये प्रदान करता है। बहुत सी बंदिशों में भी ये मिलता है। अब ये इस राग के सांप्रदायिक रागों में तिलक कामोद बहुत पास है। तिलक कामोद कई बार हम देश गाते गाते, जब विशेष तौर पर जब हम मिश्र रूप में गाते हैं या हम कभी ठुमरी दादरा गाते होते हैं या कोई भजन सुगम संगीत का, तो वहाँ पर हम कई बार अपने आप ही तिलक कामोद में हम चले जाते हैं। ये हमको पता ही नहीं चलता कि तिलक कामोद के स्वर जो हैं वो कब लग गए। लेकिन तिलक कामोद की एक अपनी विशिष्ट पहचान है जो उसको देश से अलग करती है। कैसे? देश को देखे तो नि सा रे म प नि सा रे नि ध प ध म ग रे ग नि सा। तो ये तो आपके देश की बात आ गई। अब तिलक कामोद की प नि सा रे म प सा प ध म ग रे म प सा प। अब ये षडज और पंचम की जो संगति है वो तिलक कामोद बहुत खिलती है। प नि सा रे म ग रे। अब ये प नि सा प सा, ये भी तिलक कामोद में बहुत सुंदर जो है प्रतीत होता है। एकदम तिलक कामोद की अलग छवि उसमें आती है। म प नि सा रे नि ध प, ये आपके देश की बात आ गई। म प सा प म प नि सा। अब देश में भी आपके पंचम का प्रयोग, पंचम सा षड से पंचम में भी आ सकते हैं देश में, क्योंकि वो एक मिश्र जो है उसमें थोड़ा बहुत तिलक कामोद के आसपास उसमें आते हैं। लेकिन देश की अपनी एक विशेषता है। रा ना सा रे ग सा नि प प नि सा, तिलक कामोद सा रे म प ध म ग सा रे ग सा नि म प सा प ध म ग सा रे ग सा नि प प नि सा। तिलक कामोद हो गया। रे म प नि ध प ध म ग रे ग नि सा, देश हो गया। म प नि सा रे नि ध प म प नि सा प ध म ग रे, देश हो गया। रे म प ध म ग रे ग नि सा। तिलक कामोद सा रे ग सा नि रे म प ध म ग रे सा रे ग सा नि रे म प ध म ग सा रे ग सा नि प नि सा रे ग सा नि प प नि सा। तो कितना सुंदर जो इसमें तिलक कामोद भी बहुत खूबसूरत राग है, और लेकिन देश की अपनी एक अलग बात है। अब कुछ बंदिशों में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बंदिशों में कोमल गांधार का भी प्रयोग किया गया है, जो कि क्रमिक पुस्तक मालिका में भी पंडित भातखंडे जी द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। लेकिन इस फ्रेज को हम बहुत कम मात्रा में, यानी बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। बंदिशों में है तो स्वाभाविक है उसको हमें गाना पड़ेगा या बजाना पड़ेगा। लेकिन ये जानते हुए कि हाँ उसका कितना प्रयोग करना है, उसके हिसाब से ही गाया बजाया जाना चाहिए। अब देखिए एक बंदिश है, क्रमिक पुस्तक मालिका में दी गई है, और इसके बोल हैं, बहुत खूबसूरत बोल हैं इसके। रमापति राम सुमिर भव तरना, हरि चरणन चित धरना, मुरारी गुणन करी श्रवण सूरत देखो, प्रभु जी की अखियाँ गंगा की तट संचरना। बहुत खूबसूरत इसका अर्थ है। ये तीन ताल में भी हो सकती है बंदिश,
और इसको अद्धा में यदि गाया जाए तो और भी खूबसूरत लगती है। रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भवतरना। हरि चरणन चिता धरना, रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भवतरना। हरि चरणन चिता धरना। ये बंदिश देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, धा धिन, रमापति राम सुमीर भवतरना। कौन सी मात्रा देखिए, 1 2 3, रमापति राम सुमीर भवतरना। चौथी मात्रा से बंदिश शुरू हो रही है और बहुत खूबसूरत लगता है इसका जो मुखड़ा है। दा धिन दा धा धिन ता ता धिन धा धिन, रमापति राम सुमीर भवचरना, रमापति राम सुमीर भवतरना। हरि चरणन चिता धरना, हरि चरणन चिता धरना। रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भव। मुरारी गुणन करि श्रवण सुरत देखो, मुरारी गुणन करि श्रवण सुरत देखो। प्रभु जी की आँखियाँ गंगा की तट संचरना, रमापति राम सुमीर भवतरना। इसका अंतरा देखिए वहाँ पर गांधार, कोमल गांधार का किस प्रकार से प्रयोग होता है, क्योंकि ये बातें भी जानना ज़रूरी है। आप जब राग का विस्तार करते हैं तो वहाँ पर कौन सा फ्रेज कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, यदि कोई स्वर अलग से इस्तेमाल हो रहा है तो उसका कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होना है। तो जब हम तार सप्तक की ओर जाते हैं वहाँ पर कोमल गांधार का प्रयोग कभी कभी किया जाता है, जो बंदिश को इस बंदिश में विशिष्ट रूप से दिखता है, लेकिन वो जयजयवंती नहीं है। हालांकि थोड़ा झलक सा उसका आता है, लेकिन फिर भी वो देश का ही स्वरूप माना जाएगा। धा धिन ता ता धिन धा धिन, रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भव। मुरारी गुणन करि श्रवण सुरत देखो, मुरारी गुणन करि श्रवण सुरत देखो। प्रभु जी की आँखियाँ गंगा की तट संचरना, रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भवतरना, रमापति राम सुमीर भवतरना। अब ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया था जिसमें कि कोमल गांधार का प्रयोग होता है। ज़्यादातर जब हम किसी राग को सीख रहे होते हैं तो हम राग को सीधे, जैसे इस राग में मध्य और तार सप्तक का प्रयोग ज़्यादा है इस बंदिश को, तो हम मध्य और तार सप्तक में ही अधिकतर हम उसका अभ्यास करते हैं। कोशिश कीजिए कि जब आप राग का अभ्यास करें तो मंद्र सप्तक में पहले अभ्यास कीजिए, क्योंकि मंद्र यदि सधता है तो मध्य और तार तो अपने आप में ही सध जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं बार बार कहती हूँ कि कोई बिल्डिंग यदि खड़ी करनी तो उसका जो बेस है, वो नींव जो है उसकी, वो मजबूत होनी चाहिए। तो अभ्यास के वक्त आप उस पर जा सकते हैं। इस राग का जो आरंभ है वो मंद्र निषाद से ही होता है।
कभी भी षड सा रे मा पा करके नहीं देखा गया। नी सा रे मा पा हमेशा ऐसे ही जाएगा। विशिष्ट स्वर संगतियों की बात करते तो रे मा पा ऋषभ से सीधे पंचम पर, मध्यम पर, फिर पंचम पर जाते। गांधार इसमें वर्जित है आरोह में, तो उसको छोड़ दे। मा प नी दा प, ये बहुत खूबसूरत स्वर समूह है जिसमें कि कोमल गांधार का प्रयोग है। मा प नी सा दे संग, तो इसमें रे मा प नी सा रे ने दा प, मा प नी दा प। अब रे नि दा प बहुत खूबसूरत लगता है तार सप्तक का ऋषभ और कोमल निषाद को लेते हुए जब अवरोहात्मक आते हैं। मा प नी दा प रे मा प नी दा प, तो कोमल निषाद को इस प्रकार से नी दा प मींड की तरह उसको लेते हैं। उस पर मा प नी दा प ऐसे नहीं लेंगे। मा प नी दा प, तो ये एक जो मीन, इसमें जो एक हम एक तरह से आंदोलन करते हैं, वो इस राग की बहुत बड़ी खूबसूरती है। धा म ग रे, धैवत और मध्यम जो है इसकी संगति बहुत सुंदर है, क्योंकि ये राग को उसका एक स्वरूप, विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। धा म ग रे ग नी सा, तो धैवत से सीधे मध्यम पर आना। मा प नी दा प, नी दा प, ये तो ठीक है धैवत पर, लेकिन धा म ग रे, ये बहुत खूबसूरत फ्रेज है। ग नी सा, गांधार से सीधे मंद्र सप्तक के निषाद पर आके फिर सा षड्ज पर जाना, तो ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ये यदि फ्रेज आता है या हम कहें ये स्वर समुदाय गाता है, हम एकदम से पहचान लेते कि ये राग देश है, यानी देश की उन विशिष्ट स्वर संगतियों में से है जो उसको एक पहचान देता है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी को बनाता है, उसका अपना एक आइडेंटिटी उसको देता है। तो इसीलिए जब हम इसकी पकड़ भी गाते हैं तो उसमें भी इन फ्रेजेस का रे मा प नी दा प धा म ग रे ग नी सा इस प्रकार से गाया जाता है। पलटों को दे नी सा रे मा प नी सा प नी सा रे सा नी दा प म ग रे सा नी सा रे मा प नी सा। तो इसमें जो है कभी कभी ऐसा भी विद्यार्थी कहते हैं कि नी सा रे मा प नी सा आपके सारंग में भी आता है, लेकिन अवरोह तो उसको बिल्कुल अलग करता है। सा नी प म रे नी सा, ये आपका सारंग आ गया, वृंदावनी सारंग, लेकिन सा रे नि दा प धा म ग रे ग नी सा आपका देश आ गया। तो जब हम किसी राग को सीखते हैं तो उसमें आसपास के जो राग हैं वो जानना ज़रूरी है। उसके अलावा भी इस तरह के प्रश्न यदि हमारे मस्तिष्क में आते हैं कि निसा रे म प तो देश में भी इस्तेमाल होता है, निसा रे म प सारंग में भी इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल तो होता है, क्योंकि देखिए स्वर तो वही 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों के ही अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे रेगा मधनी विकृत स्वरूप और शुद्ध स्वर जो स्वर हैं उन्हीं को लेके अलग अलग राग बनाए गए। कितने राग हैं, असंख्य राग हैं जो कि इन्हीं स्वरों से बनाए, यानी 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों से बनाए। ये कितने सुंदर सुंदर राग हैं। अब ये जो राग हैं इनको एक दूसरे से कैसे भिन्न किया, तो कुछ कुछ स्वर संगतियाँ उसमें विशिष्ट हैं जो भिन्न भिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं। अब आप यदि कहते हैं कि वृंदावनी सारंग है, वृंदावनी सारंग का आरोह, हाँ आरोह अवरोह सेम है। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी एक प्रदेश की जो का कोई व्यंजन है वो दूसरे से भी कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो उसमें अंतर है, उसका विशिष्टता उसकी अपनी अलग है और इसकी विशिष्टता अलग है। तो यहाँ हम कहें कि कहीं का कोई परंपरा है कहीं की किसी एक क्षेत्र की, वो दूसरी परंपरा भी उससे मेल खाती, लेकिन उसमें उसका एक अलग ही स्वरूप है, यहाँ इसका अलग ही स्वरूप है। तो वो अलग स्वरूप कौन प्रदान करता है? इस राग की बात करें तो विशिष्ट स्वर संगतियाँ जो है विशेष तौर पर अवरोह में उसको विशिष्ट स्वर संगतियाँ जो है उसको विशिष्ट स्वर एक स्वरूप प्रदान करता है। तो ये राग देश की बात थी। अब देखिए राग देश में कितनी चीज़ें हैं। उपशास्त्रीय संगीत में ये राग बहुत खूबसूरती से गाया बजाया जाता है। ठुमरी दादरा टप्पा इसमें बहुत भावपूर्ण, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति है तो उसमें गाया जाता है। फिल्मी गानों में बहुत इस राग का प्रयोग हुआ है। इस राग का प्रयोग जो है वो गीत गज़ल भजनों में भी बहुत प्रयोग हुआ है। तो राग अपने आप में बहुत खूबसूरत राग है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ठुमरी ली जाए, इसमें ठुमरी जप ताल की ठुमरी, उसमें कैसे राग देश आता है।
बरखा ऋतु बीत गई, श्याम सुंदर ब्रजराज आए, बरखा ऋतु बीत गई, बरखा ऋतु बीत गई, बीत गई बरखा ऋतु, बरखा ऋतु बीत गई। तो ये एक ठुमरी का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो ऐसे ही बहुत सी बंदिशें, एक मध्य लय की बंदिश है जपताल की, उसमें देखिए विरह का कितना सुंदर, जान कह रहे श्रृंगारिक है, चंचल है। आप देखिए विरह को भी कितने खूबसूरती से इसमें बताया गया है। हारा पतिया देखो तो नयन संदेश वार्ता होता जियरा मेरो तरसे, आपतिया नया पतिया 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 देखो तो, यहाँ तो एक अलग ही भाव है, विरह का है, कुछ गंभीरता भी दिख रही है, लेकिन फिर भी उसकी चंचलता है। पतिया लिखो तो नयन जल बरसे, बरसे बरसे पतिया। तो इस बंदिश में देखिए आप कितने सुंदर तरीके से जो है उसका विरह जो है वो बताया गया है। भक्ति संगीत में भी बहुत खूबसूरत से इस राग का प्रयोग हुआ, जैसे कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, अमित जगति दामिनी दूति गाता, जगता जननी दामिनी दूति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरि मपनी सारे निदप, वही सुर है निसर मागरे रे मपनी सापनी सारे निदप धमगरे रे पामगरे गनी सरे माप। अब देखिए इस भक्ति प्रद रचना में भी जो है
कितना सुंदर जो है इस राग का प्रयोग हुआ है। जब हम सुगम संगीत की बात करते हैं तो सुगम संगीत, क्योंकि सुगम शब्द अपने आप में लगा है, यानी कि जो मुश्किल ना हो, सहज हो। तो सुगम संगीत में इस राग को जब गाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ और आसपास के रागों को भी मिलाया जाता है ताकि उसका सौंदर्य आए। वो जिस चीज़ को वो कहना चाह रहे, उसके कहन में जो है एक उस राग की खूबसूरती आए और वो उस जिस भाव को वो बताना चाह रहे, वो भाव उसमें स्पष्ट हो। तो सुगम संगीत में ये एक एडवांटेज नहीं बोलूँगी, इसमें एक इतना लीनियंट होना कोई वो नहीं है, क्योंकि उसमें सुगम है, उसमें उसके भाव की अभिव्यक्ति। इसलिए चलचित्र या चित्रपट संगीत में आप देखिए इस राग पर आधारित जो भी गीत हैं उनमें बहुत सहज रूप से उसको गाया जाता है। तो जिस पे फिल्माया जा रहा है वो भी उसका भी ध्यान में रखा जाता है, और आसपास के रागों में यदि थोड़ा बहुत आविर्भाव तिरोभाव का प्रयोग किया गया तो वो गलत नहीं माना जाता है। तो ये था राग देश जो हमने आज आपको बताया। राग देश के विषय में बहुत विस्तार से मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की जो श्रृंखला थी उसमें मैंने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत विस्तार से आपको बताया है किस स्वर का कितना प्रयोग है, किस स्वर पर कितना रुकना है, किसका लंघन है, किसका अभ्यास है, किसका बहुत्व है। ये सब जो है मैंने आपको विस्तार से बताया है। राग को जब भी हम गाते हैं तो राग के आसपास के रागों जो स्वर हैं उनको या उनके आसपास के संप्रकृतिक रागों को जानना भी ज़रूरी है। वादी संवादी जो है उस पर स्वाभाविक है कि भाई जैसे इसका ऋषभ और पंचम है तो उसमें भी आप गाते वक्त भी आप इन स्वरों का अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि आरोह में तो वैसे भी ऑर्डर है रे म प नि द प नि सा रे म प रे म प नि सा रे नि द प म प नि सा नि द प ध म ग रे रे प म ग रे नि द प। ऋषभ की बात देखिए, पंचम दूसरा स्वर है जिसका बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। रे प म ग रे नि द प म प नि सा नि द प ध म ग रे ग नि सा। तो आप इस राग को गाते हुए इन सब बातों का विशिष्ट तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आज ये राग देश पर आधारित ये जो आज का विषय था, आज का व्याख्यान था, इसको मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। किसी भी राग को आप समझकर उसका अभ्यास कीजिए। इन CC व्यास चैनल द्वारा जो श्रृंखलाएं आपको दी जाती हैं उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ठाट राग पद्धति के अंतर्गत है। तो ठाट यानी खमाज ठाट और राग था देश, तो कोमल निषाद का जो प्रयोग है वो खमाज ठाट के अंतर्गत इसलिए इसको डाला गया है। इस चीज़ का भ्रम अपने मन में मत रखिएगा कि कोमल गांधार भी प्रयोग हो रहा है। कोमल गांधार कभी कभी प्रयोग होता है, किसी किसी बंदिश में कोमल गांधार है भी नहीं। तो वो जो कभी कभी उसको एक खूबसूरती प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में नहीं आता। वो तो इसलिए क्योंकि कुछ बंदिशों में हमें गांधार कोमल प्रयोग मिला, वो भी तार सप्तक के अंतरे में जब जाते हैं वहाँ पर मिला, तो वो उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए किया गया, वैसे नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान देते हुए हर स्वर पर जमते हुए मंत्र का अभ्यास करते हुए आप अपने अभ्यास को जारी कीजिए और राग को समझकर जो इसका चलन मैंने आपको बताया है, जो इसकी पलटें बताई हैं, उनका अभ्यास कीजिए और इस राग को का रियाज करते हुए स्वयं भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद दीजिए। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।